एवरीवन, दिस इज नीलिमा, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आईसीएसई क्लास 9th के मैंने फॉर्मूलाज करवाए थे आपको, और क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते थे। ठीक है, तो आज वो भी कवर करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़ लो और उनकी पहचान देखो, कैसे रिकॉग्नाइज करना है आपने डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स को। फर्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, कैसी भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आएंगे। पैरेललोग्राम में क्या होगा, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करते हैं इनकी। दिस इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। ये पैरेलल के साइन होते हैं एंड दीज साइंस आर ऑफ इक्वालिटी। मतलब दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें देखो, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है पैरेललोग्राम में। सेकेंडली, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आएगा, अलाइड एंगल्स मतलब कंजैक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। किन्हीं भी दो कंजैक्टिव एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल डी 180, एंगल ए प्लस एंगल डी 180, ये सारे कंजैक्टिव एंगल्स हैं। ठीक, तो सम ऑफ अलाइड एंगल्स, और उसे कंजैक्टिव भी बोला जाता है। सम ऑफ अलाइड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी कंजैक्टिव एंगल हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस डी। और देखो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दीज आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एंड बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब से दिस इज पॉइंट ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं है बट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये दो दो पार्ट्स जो हैं इनके इक्वल होंगे आपस में। ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये है। अच्छा, और ये डायगोनल्स है ना, जो जो डायगोनल्स हैं वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगी, और जो बी डी डायगोनल है वो किन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी और ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, वैसे कॉन्ग्रुएंसी वाला कम ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये आप प्रॉपर्टीज लर्न कर लो पैरेललोग्राम की। सारे कोऑर्डिनेटर्स की जो प्रॉपर्टीज मैं लिख रही हूँ ना, वो अपने दिमाग में बिठानी है, एक पेज पे लिख लो और देखना है कहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ डायगोनल्स इक्वल है, कहाँ एंगल्स इक्वल है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेंगे ये चीज़ें आपको, सम्स में भी और थ्योरम्स में भी, सॉल्यूशंस में भी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे ये पैरेललोग्राम हो गया, आगे देखो रोम्बस। रोम्बस होती तो पैरेललोग्राम के शेप की है, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, पैरेलल भी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी एंड इक्वल भी। अपोजिट साइड्स क्या, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। तो आप बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम हैविंग
ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और रोम्बस का डायगोनल्स, जो रोम्बस के डायगोनल्स है ना, जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी नहीं है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट जरूरी नहीं है 90 पे करें। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, से दिस इज पॉइंट ओ, तो ये सारे एंगल्स 90 के होंगे एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर at 90 डिग्री, राइट। पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी आएंगी रोम्बस में, जो भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की वो रोम्बस में सारी आएंगी। बस इसमें एक और इंक्लूड हो गई कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और देखो एंगल ए बी सी और डी, ये जो एंगल्स है ना ये भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो डायगोनल ए सी है ना वो एंगल ए को हाफ हाफ डिवाइड करता है, सी को भी। सिमिलरली ये जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है और एंगल डी को भी। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, मतलब ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए डी होगा, ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी सी होगा। सारे जो एंगल्स हैं वो डायगोनल की तरफ से बाइसेक्ट हो रहे हैं, राइट। हाफ हाफ ये सारे एंगल्स जितने हैं ना वो इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एक एंगल की मेजरमेंट दी होगी ना, सपोज करो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये है। पैरेललोग्राम के केस में ये चीज नहीं है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं ही। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी आएंगी, बस इसमें दो प्रॉपर्टीज और ऐड हुई हैं कि डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और एंगल्स भी बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स की तरफ से। ठीक है, ये जो डायगोनल्स हैं इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज इसमें और ऐड हुई। बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की इनमें इंक्लूडेड है। ठीक है, थर्ड इज पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, आगे देखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 के, पता होगा आपको, से ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये सारे एंगल्स 90 के होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल आल्सो, पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं। जैसे पैरेललोग्राम की होती है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो हैं वर्टेक्स के, वर्टिसेस के सारे एंगल्स 90 के होंगे। और यहाँ पे लिख दूं क्या, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, opposite sides equal and parallel, opposite sides equal and parallel। डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। से दिस इज पॉइंट ओ, तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ डी ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल्स बाइसेक्ट नहीं हो रहे, इसमें एंगल्स रोम्बस में बाइसेक्ट हो रहे थे, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्ट नहीं हो रहे, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे। ठीक है, डायगोनल्स तीनों केसेस में बाइसेक्ट हो रहे हैं।
ठीक। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है। इनमें डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी और बी डी इक्वल होंगे। और अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो फिर सारी साइड्स इक्वल हो गई ना, ओ ए ओ बी के इक्वल हो गया, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनका हाफ हाफ पार्ट भी तो इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल के केसेस में जो चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये रेक्टेंगल के केस में ही है, क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल है। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं थे तो ये प्रॉपर्टी इनमें दोनों में नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में आएगी कि चारों पार्ट्स जो हैं डायगोनल्स के वो इक्वल है। बाकी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आनी आ गई इसमें, ठीक है। आगे आ गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल भी है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी है। तो कौन कौन सी होगी प्रॉपर्टीज? ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर में। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, सारे एंगल्स 90 के, जैसे रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 के थे, स्क्वायर में भी सारे एंगल्स 90 के। डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स भी इसमें भी इक्वल है, रेक्टेंगल में भी इक्वल थे, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और इसमें भी जो डायगोनल्स है ना वो 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं, जैसे इसमें करते हैं ना, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 में। रेक्टेंगल पे सच 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते थे, रोम्बस पे करते थे ना, तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल थी, ऐसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल भी हैं तो इसमें भी सारे पार्ट्स जो हैं ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये भी इक्वल होंगे, ये सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। इन दोनों में डायगोनल्स इक्वल है ना, तो सारे पार्ट्स इक्वल है, डायगोनल्स के हाफ हाफ पार्ट्स भी इक्वल, ठीक है। जिसके डायगोनल्स इक्वल उसके सारे पार्ट्स, ये चारों पार्ट्स इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस दोनों के 90 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, ठीक है, क्योंकि इनकी चारों, इन दोनों की, रोम्बस की और स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल आ रही है ना, तो इसलिए डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो। अच्छा, स्क्वायर में ये 90 90 के एंगल्स है ना सारे, तो यहाँ भी जो डायगोनल्स है ना स्क्वायर के वो इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, जैसे रोम्बस के केस में किया था। फोर साइड्स इक्वल, फोर साइड्स इक्वल, ठीक है। Diagonals bisect each other at 90, diagonals bisect each other at 90, diagonals are equal, here diagonals are not equal, ठीक है, diagonals are equal, diagonals are not equal, diagonals इन दोनों के equal है। diagonals bisect each other at 90 और 4 के 4 parts equal होंगे, here diagonal bisect each other at 90 but all 4 parts are not equal, ठीक है। और एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे रोम्बस के केस में ये डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑल एंगल्स, ठीक है। हाफ हाफ जो एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे, हाफ हाफ पार्ट ये इक्वल है, जैसे रोम्बस में इक्वल आए थे, तो एंगल्स भी बाइसेक्ट हो रहे हैं।
इन दो केसेस में एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए आपके पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखो, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज, एक एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। वैसे भी सम्स में भी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कई बार कोई एंगल दिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, तो वो भी एंगल की मेजरमेंट उतनी होगी। प्रॉपर्टीज पता होगा तो सम निकालोगे ना। आगे है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? फोर साइडेड फिगर है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू आर नॉन पैरेलल। These two sides are parallel and these are non-parallel. ठीक है, AB is parallel to CD. AD और BC पैरेलल नहीं है, ये दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल। ठीक है, एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा। और पैरेलल साइड्स को, जो पैरेलल साइड्स के एंगल है ना, जैसे एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी, और दूसरा एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी, इनको बोला जाता है बेस एंगल्स। बेस एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर बेस एंगल्स। एंगल ए और एंगल डी को बेस एंगल्स नहीं बोलना। ये दो, ये जो पेयर है ये बेस एंगल्स का पेयर है, ये जो पेयर है ये बेस एंगल्स का पेयर। ठीक है, जो पैरेलल साइड पे एंगल बन रहे हैं ना, दैट पेयर इज कॉल्ड द बेस एंगल पेयर। और इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अगर यही ट्रेपीजियम आइसोसलेस ट्रेपीजियम हो, अगर आपको आइसोसलेस ट्रेपीजियम गिवन है, आइसोसलेस ट्रेपीजियम का मतलब है कि वो ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। आइसोसलेस में क्या होता है? आइसोसलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली इन आइसोसलेस ट्रेपीजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये तो साइड्स पैरेलल हैं, AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं, बल्कि इनकी मेजरमेंट सेम होगी। दैट ट्रेपीजियम इज कॉल्ड आइसोसलेस ट्रेपीजियम। आइसोसलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा? इस केस में देखो, बेस एंगल्स इक्वल नहीं थे, इस केस में बेस एंगल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन आइसोसलेस में बेस एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ध्यान देना प्रॉपर्टीज में। ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स इक्वल नहीं होते, आइसोसलेस ट्रेपीजियम में जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, अच्छा, आइसोसलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये भी नोट करो। आइसोसलेस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। इस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। ठीक, और आपकी रह गई काइट। अब देखो काइट, फिफ्थ इज काइट। काइट है तो काइट जैसा फिगर बना लो, लाइक दिस। एक पेयर स्मॉलर होता है साइड्स का, एक पेयर लॉन्ग। से ABCD इज अ काइट। इसमें AB इज इक्वल टू AD होगा एंड BC इज इक्वल टू CD होगा। These two lines are equal and these two lines are equal. ठीक है, AB is equal to AD, BC is equal to CD. देखने में भी लग रहा है ना, स्मॉलर साइड्स आर इक्वल एंड लॉन्गर साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे। ठीक है, अब तो ये देखने में पता चल रहा है, ये लंबी साइड है, ये छोटी साइड है, तो बाइसेक्ट तो नहीं हो रहे।
ठीक है, ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ये जो बी डी डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये जो डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है, ए सी डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एंड ए सी एंड बी डी intersect, not bisect, intersect each other at 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं। और हाँ ठीक है, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो गए ना, अगर 90 डिग्री पे हैं तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं। और जो ए सी डायगोनल है ना, ओनली ए सी डायगोनल, बी डी की बात नहीं होगी, ठीक है, बी डी तो बाइसेक्ट हो गया, साइड्स इक्वल हो गई ओ बी ओ डी, जो ए सी जो लंबा वाला डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी को करता है बाइसेक्ट, राइट। जो ए सी डायगोनल है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है। ए सी जो लंबा वाला डायगोनल है वो इन दो एंगल्स को हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, बी डी नहीं, ओनली ए सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं काइट की, ये तो हो गए आपके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, नोट डाउन कर लिए सबने। नेक्स्ट आते हैं सर्कल्स पे। तो सर्कल्स की मेन थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम इज, फर्स्ट थ्योरम इज, ये आपका सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड से दिस इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, यहाँ पे है सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। So the theorem is the straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord. अगर हम सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जो लाइन है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, मतलब कॉर्ड को बाइसेक्ट मतलब इफ दिस पॉइंट इज सी तो ए सी इज इक्वल टू सी डी, दोनों इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड कर रही है कॉर्ड को, अगर तो ये कंडीशन है, अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें सेंटर से कॉर्ड पे और कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करे, तो वो जो लाइन होती है, वो जो लाइन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो जो लाइन है उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, समझे आप। सेंटर से कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर कॉर्ड पे हम ड्रॉ करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन जो है वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, मतलब ओ सी विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये रिजल्ट है। इफ ए सी इज इक्वल टू सी बी देन ओ सी विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो क्या कहेंगे इसे, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, कॉर्ड जो डायमीटर नहीं है, दैट कॉर्ड शुड नॉट बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये कॉर्ड छोटी होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि डायमीटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायमीटर से, डायमीटर सेंटर से निकलेगा, उस पर आप कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन अगर कॉर्ड पे ड्रॉ करते हो और वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो दैट स्ट्रेट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम इज दिस। इसका कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स क्या है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अब आपको गिवन है कि एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, गिवन क्या है कि ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, कॉन्वर्स में ये गिवन होगा आपको, अगर ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी देन ए सी इज इक्वल टू सी,
अगर कोई सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। बस सिंपल लफ्जों में ये बात है सीधी। ठीक है, और थर्डली जो आपकी बुक पे कॉलरी दी है, अकॉर्डिंग टू कॉलरी इन द प्लेन ऑफ अ सर्कल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये भी सही है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों को मिक्स कर दो, आप दोनों को कंबाइन कर दो, तो ओसी को क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ओसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है। ठीक है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड पे, वो हमेशा सेंटर में से पास करेगी। राइट, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो तो ये रिजल्ट बन जाता है कि जो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर होगी उस पे, वो लाइन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके निकलेगी। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ये तो कोलिनियर हो गए, लेकिन लेने हैं नॉन कोलिनियर, तो अलग अलग डायरेक्शंस में 3 पॉइंट्स ले लो। तो थ्योरम इज दिस कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैक्सिमम हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं से भी कर लो, आप ट्राई करके देखना कि 3 पॉइंट से आप ज़्यादा सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों पॉइंट सर्कल पे आने चाहिए। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सर्कल। तीनों पॉइंट्स आपके सर्कल पे आने चाहिए, तो मैक्सिमम आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो उन तीनों पॉइंट्स में से। दूसरा सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। दूसरा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश भी करोगे ना, तो एक ना एक पॉइंट सर्कल से बाहर जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच passes थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से मैक्सिमम कितने सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आंसर इज ओनली वन एंड ओनली वन। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स मतलब से ए बी इज अ कॉर्ड and there is another chord CD, एंड आपको गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स है ना, वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, देन ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, कॉन्वर्स देखो इसका। कॉन्वर्स ये है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इफ ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, their distance from the center is equal, and if the distance of the center of the chords are equal, then the length of chords are equal। ठीक है, आसान सी बात है। नेक्स्ट देखो सर्कल्स की आर्क्स एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आर्क्स एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, इन इक्वल सर्कल्स
ठीक है, या तो सर्कल्स इक्वल होने चाहिए या तो सेम सर्कल है, या तो एक ही सर्कल की बात कर लो या दोनों सर्कल्स इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है सबसे पहले। इन इक्वल और सेम सर्कल्स इफ टू आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सपोज करो एक आर्क है आपकी ए बी, जिसे मैं डार्क कर रही हूँ। से दिस इज एन आर्क ए बी एंड दिस इज एन आर्क सी डी। एक आर्क ए बी है, एक आर्क सी डी है। अगर ये आर्क्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, if this angle and this angle are equal, ठीक है, if angle AOB is equal to angle COD, अगर तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये आर्क्स भी इक्वल होंगे। दिस implies arc AB is equal to arc CD। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर दो आर्क्स या तो सेम सर्कल में हो या तो सेम साइज के सर्कल्स में इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, तो वो आर्क्स आपस में भी इक्वल होंगे, राइट। अगर इसका कन्वर्स है, इन इक्वल सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इफ टू आर्क्स आर इक्वल, इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, अगर तो आर्क्स की लेंथ इक्वल है या तो आर्क की मेजरमेंट सेम है, देन वो जो एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे वो एंगल्स इक्वल होंगे। आर्क्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल, ठीक है। अगर एंगल्स इक्वल है तो आर्क्स इक्वल, सीधी बात। नेक्स्ट है इन अ सर्कल इफ टू आर्क्स आर इक्वल, अगर तो दो आर्क्स इक्वल है। अब कॉर्ड की बात होगी इसमें। से इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये आपको गिवन होगा, चाहे ये सी डी और ए बी एक ही सर्कल में हो या सेम सर्कल सेम रेडियस के सर्कल्स में हो। अगर तो आर्क्स इक्वल हैं देन दे कट इक्वल कॉर्ड्स, मतलब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, आर्क्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। अब ए बी भी कॉर्ड बन गई, सी डी भी कॉर्ड बन गई, देन कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी भी होगी। इफ आर्क्स आर इक्वल दे कट इक्वल कॉर्ड्स। और इसका कॉन्वर्स, इफ आर्क्स ऑफ टू इक्वल या सेम सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, दे कट इक्वल कॉर्ड्स, ये हो गई बात। कॉन्वर्सली क्या है, अगर इसको उल्टा बोलें कि अगर आपको गिवन होगा कि ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी है, देन आर्क ए बी शुड बी इक्वल टू आर्क सी डी। आर्क्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स भी इक्वल है, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर आपको किसी सम में आर्क्स की रेशो दी हो, लेट ए बी आर्क इज टू सी डी आर्क, इसकी रेशो गिवन है 2:3, ठीक है, या ऐसा गिवन होगा ए बी ओवर सी डी आर्क इज इक्वल टू 2/3। अगर इनकी रेशो आर्क्स की रेशो 2:3 है ना, तो जो ये एंगल सबटेंड कर रही है ना सेंटर पे, ठीक है, या तो सेम सर्कल हो या तो इक्वल साइज के सर्कल हो। यहाँ पे सर्कल मुझसे थोड़े बड़े छोटे बन गए लेकिन इक्वल साइज के सर्कल्स होने चाहिए। तो जो रेशो आर्क्स की है ना, वही रेशो एंगल्स की होगी जो वो सेंटर पे सबटेंड कर रही है। अगर इन दोनों की रेशो 2/3 है ना, दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी की रेशो भी 2/3 ही होगी, ठीक है। ये थ्योरम भी आपको काम आएगी
आपके सम्स में। जो आर्क्स की रेशो है, अगर तो आपको गिवन होगा, ये गिवन होना चाहिए कि सर्कल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं या सेम हैं, सेम साइज के सर्कल्स हैं, ये लाइन ज़रूर गिवन होगी आपको सम में, स्टेटमेंट में। तो वहाँ लिखा होगा कि अगर ए बी और सी डी आर्क की रेशो दिस इज टू दिस, कोई भी नंबर दिया होगा, तो वही रेशो आपने उन्हीं आर्क्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं ना, ठीक है, वही आर्क्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, सेम रेशो आप उन एंगल्स की भी लोगे, राइट। तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के और सर्कल्स के। तो फार्मूलाज भी कवर हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो गए, तो आप फटाफट से अब एग्ज़ाम की तैयारी करो अपनी। और मैं कोशिश करूँगी आपको एक दो लेक्चर्स बनाऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, कुछ एमसीक्यूज़ के जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मिक्स करके थोड़े से कोशिश करूँगी मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ओके बच्चों, बाय बाय।